हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। IAS PCS साइंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं गालिब हुसैन। तो यहाँ पे हम लोग लुसेंट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और लुसेंट जीके का जो साइंस वाला पोर्शन है जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, तो यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लुसेंट का जैसे जैसे जो टॉपिक्स आएगा सारे टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो केमिस्ट्री से हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो लुसेंट केमिस्ट्री हम कवर करेंगे पूरा सीरियल वाइज होगा। केमिस्ट्री का एक एक टॉपिक कराएंगे जो लुसेंट बुक में दिया है, लुसेंट जीके में। फिर उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद हम लोग बायोलॉजी करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर केमिस्ट्री को समझना है तो सबसे पहले आपको मैटर को समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा केमिस्ट्री जो बेस्ड है वो मैटर पे ही बेस्ड है। मैटर का प्रॉपर्टीज क्या है, मैटर का स्ट्रक्चर क्या है, मैटर जो है एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे रिएक्शन करता है, ये सारा चीज़ जो पढ़ेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री को अगर समझना है तो हमको मैटर को समझना पड़ेगा, तभी हम आगे जाके केमिस्ट्री को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, मैटर हम लोग जानते हैं, बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। मैटर जो होता है छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो एटम से ही क्या बनता है, मैटर बनता है। अब मैटर है क्या, तो देखिए दुनिया में कोई भी चीज़, पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जिसके पास मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर। तो कौन ऐसा चीज़ है जो मैटर नहीं है, तो मैटर का अपोजिट अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा, एनर्जी। तो पूरे यूनिवर्स में ऊपर वाले जो हैं, गॉड जो हैं, वो दो ही चीज़ को बनाए हैं। एक हो गया आपका मैटर और दूसरा उसका उल्टा हो गया एनर्जी। और आप जानते ही होंगे आइंस्टीन साहब का एक रिलेशन है E=mc², जिसमें मास को हम लोग एनर्जी में बदल सकते हैं और एनर्जी को हम लोग किस में बदल सकते हैं, मास। मास मतलब होता है मैटर, मैटर के पास ही मास होता है। एनर्जी मतलब कोई मास नहीं है और एनर्जी कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। तो यहाँ पे साफ क्लियर लिखे हैं, कोई भी चीज़ जो जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं सभी को क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे, एनर्जी को छोड़कर। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, साउंड एनर्जी है, जो भी एनर्जी का फॉर्म है उसको हम लोग मैटर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसके पास ना मास ही होता है और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब आगे आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं, तो देखिए मैटर को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करेंगे। एक हो जाएगा फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक हो जाएगा केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग मैटर को फिजिकली हम लोग बांटते हैं। ठीक है, मतलब उसका जो स्टेट होता है उसके आधार पर। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन मतलब हो गया मैटर के स्टेट के आधार पर, जब मैटर सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब नए बुक में देखिएगा या बहुत दिनों से ये दिया जा रहा है, अब मैटर का 5 स्टेट एग्जिस्ट करता है। तो मेनली 3 ही होता है, 2 जो होता है उसको हम लोग जब स्टडी करेंगे तो वहाँ पे आपको हम बता देंगे। एक होता है आपका प्लाज्मा और एक होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। जनरली कितना होता है, 3। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। वही अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन का बात करेंगे तो मैटर का जो क्लासिफिकेशन है, केमिकली क्लासिफिकेशन, वो 2 तरह का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस का 2 पार्ट होता है। प्योर सब्सटेंस कौन होता है, तो 2 ही होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। कैसे होता है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा इसको देख लेते हैं। वही अगर इम्प्योर सब्सटेंस मतलब मिक्सचर की बात करेंगे तो मिक्सचर 2 तरह का होगा। एक होगा होमोजीनियस मिक्सचर और एक होगा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। वही अगर बात करेंगे एलिमेंट का टाइप, तो एलिमेंट का टाइप बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, एक मेटलॉइड्स होगा। ठीक है, उसके बाद कंपाउंड को अगर हम बांटेंगे तो इसका भी 2 कैटेगरी होगा। एक हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड और एक हो जाएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये सब क्या है, सब बारी बारी से जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे सारे चीज़ से हम लोग रूबरू होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेसिक आइडिया लग गया मैटर क्या होता है और मैटर का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। अब हम लोग शुरुआत करेंगे, पढ़ेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस होता है। ये बहुत ही ईजी लग रहा होगा क्योंकि ये बचपन से ही आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है। एकदम हम 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, तो ये नहीं समझना है ये बहुत ईजी है। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्सेप्ट का लेवल भी बढ़ेगा और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर कोई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से है तो उनको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी का आपको हिंदी वर्जन में भी बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे। तो एक इंग्लिश में आएगा और एक हिंदी में आएगा। हिंदी वाले हिंदी मीडियम से जुड़ जाएंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश मीडियम से जुड़ जाएंगे। दोनों
का वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल रहेगा और मैं कोशिश करूँगा कि एक दिन में हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाए। मतलब डेली आपको एक वीडियो मिलेगा इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, कभी कभी मिस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, फिजिकल क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हम लोग दो चीज़ को समझ लेते हैं, फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है, क्योंकि इसका यूज बार बार होगा, ठीक है, इस चैप्टर में मैटर वाले में। तो देखिए फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज का मतलब समझिए, फिजिकल चेंज का मतलब होता है ऐसा चेंज जिसमें कोई नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, बस उसका रूप बदल रहा है लेकिन नया चीज़ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। जैसे सिंपल में एग्जाम्पल ले लेते हैं पानी का, पानी बर्फ बन जाए या पानी गैस में बदल जाए, ठीक है, ये जो भी रूप देख रहे हैं, पानी जो है एक आइस अगर है, बर्फ है तो सॉलिड रूप में है, अगर पानी है तो लिक्विड फॉर्म में है, और अगर वेपर बन जाता है, स्टीम बन जाता है तो कौन फॉर्म में आएगा, गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे बस उसका फॉर्म बदल रहा है, उसका स्टेट बदल रहा है, कोई नया चीज़ नहीं बन रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज का मतलब सिंपल समझिएगा, स्टेट का चेंज होना। अगर किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो रहा है, डैट मीन्स वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है। या किसी चीज़ का टूटना, फूटना, कटना, ठीक है, पिघलना, वेपर में बदलना, ये जो भी प्रोसेस है, कंडेंसेशन, मेल्टिंग, फ्यूजन, जो भी प्रोसेस है फिजिकली, जो स्टेट जहाँ पे चेंज हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। और केमिकल चेंज का मतलब क्या है, केमिकल चेंज का मतलब हो गया नया सब्सटेंस का बनना। और केमिकल चेंज में सिंपल याद रखेंगे, केमिकल चेंज का मतलब ही हो गया रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन याद रखिए। मतलब जहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ पे केमिकल चेंज एकदम मस्ट होगा। तो कोई भी रिएक्शन में फिजिकल चेंज भी होता है, लेकिन फिजिकल चेंज हो या ना हो, लेकिन केमिकल चेंज एकदम अनिवार्य होता है। तो ध्यान रखेंगे, केमिकल चेंज का मतलब ही हो गया केमिकल रिएक्शन। और रिएक्शन मतलब आप समझते हैं नया चीज़ का बनना। तो कोई भी सब्सटेंस अगर नया सब्सटेंस बन रहा है, उसमें चेंजिंग आ रहा है और नया सब्सटेंस बन गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। जैसे किसी भी चीज़ का जलना, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस या कंबशन कह लीजिए, किसी सब्सटेंस का जलना, तो जलेगा तो निश्चित है उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और सब्सटेंस का रूप बदल जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नया सब्सटेंस बन जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज हो रहा है। जैसे फूड का पकना, दही बनना, डाइजेशन, जो फूड का डाइजेशन होता है स्टोमक में, या हम लोग अगर बात कर लेंगे तो दही बनना जैसे हो गया, डाइजेशन हो गया, कोई केमिकल रिएक्शन, इस सब को हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। या रोस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रोस्ट होना केमिकल चेंज है, क्योंकि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, फिजिकल चेंज में एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, किसी भी चीज़ को घोलना, मतलब सॉल्यूशन अगर बना रहे हैं, चीनी को पानी में घोलना है, नमक को पानी में घोलना है, या किसी भी चीज़ में घोलना है, सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो सॉल्यूशन अगर बना रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। बाकी मेल्टिंग कर रहा है, फ्यूजिंग कर रहा है, कंडेंसेशन कर रहा है, वेपराइजेशन कर रहे हैं, जितना भी प्रोसेस है फिजिकल। और जो भी केमिकल रिएक्शन वाला होगा, रोस्टिंग होगा, कुकिंग होगा, फूड का पकना, डाइजेशन ऑफ फूड, रोस्टिंग ऑफ आयरन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। कैंडल में दो चीज़ होता है, वैक्स एक जलता है और कुछ पिघलता है, ठीक है। तो वैक्स का जलना, बर्निंग ऑफ, याद रखेंगे, बर्निंग ऑफ वैक्स, वैक्स या बर्निंग ऑफ कैंडल बोल सकते हैं। तो वैक्स का जलना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे केमिकल चेंज। कौन चेंज, केमिकल चेंज। और वही हो जाएगा मेल्टिंग, अगर हम बात करेंगे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स का पिघलना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे फिजिकल चेंज। क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम कैंडल के सेंस में बात करेंगे तो कैंडल का जलना अलग हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा, और कैंडल का जो पिघलना है, उसका मेल्ट होना है, वो फिजिकल चेंज हो जाएगा। तो मेल्टिंग, ये सब जो भी प्रोसेस है जिसमें स्टेट चेंज हो रहा है, नया चीज़ नहीं बनना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल बोलेंगे। और जहाँ पे नया सब्सटेंस बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज बोलेंगे। दूसरा चीज़ ध्यान रखेंगे, फिजिकल चेंज जो होता है टेम्पोररी चेंज होता है, मतलब ए से अगर कोई चीज़ बी बन रहा है तो बी से भी ए बन सकता है। दूसरी तरफ अगर बात करेंगे केमिकल चेंज का, तो यह परमानेंट चेंज होता है, मतलब ए से अगर बी बन रहा है तो बी से ए आसानी से नहीं बनता है। तीसरा चीज़ अगर देखेंगे फिजिकल चेंज में, तो यह जो होता है रिवर्सेबल होता है, मतलब वही चीज़ हो गया, ए से बी बना तो बी से ए भी बन सकता है। लेकिन केमिकल चेंज जो होता है वो इरिवर्सेबल होता है, जनरली ए से अगर बी बन गया तो बी से ए नहीं बनता है, लेकिन कुछ केसेस में यह रिवर्सेबल भी हो सकता है।
तो डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग समझने जा रहे हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन में सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या होता है। तो देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम लोग 3 पार्ट में बांटे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस जो है यह मैटर का स्टेट है। मैटर अगर आप देखेंगे तो उसका 3 ही स्टेट आपको दिखेगा, ठीक है। 5 स्टेट होता है, 2 स्टेट को हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको समझना, मैटर आपको आसपास अगर देखिएगा तो 3 स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, या तो वो आपको सॉलिड फॉर्म में होगा, या तो लिक्विड फॉर्म में होगा, या तो गैसियस फॉर्म में होगा, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सॉलिड का, ठीक है। तो कोई भी चीज़ सॉलिड क्यों है तो ध्यान रखेंगे, उसको आगे हम लिखवा देंगे। 2 चीज़ को ध्यान रखना है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब उसके बीच का फोर्स। तो सॉलिड में अगर हम बात करेंगे तो सॉलिड में जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ही कम रहता है, और उनके बीच में डिस्टेंस जब कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, अधिक होगा। तो मॉलिक्यूल जब नज़दीक आते हैं, नज़दीक रहते हैं, तो उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो अधिक हो जाता है, और जब दूर जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगा, ठीक है। तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, अधिक है, और इस कारण कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में दिखता है। अगर हम बात करेंगे लिक्विड में, तो लिक्विड में मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा दूर चले गए, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कमजोर हो गया, इसलिए वो लिक्विड स्टेट में है, मतलब वो फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। तो लिक्विड जो होगा वो आपका फ्लो कर सकता है। गैस का बात करेंगे तो गैस में मॉलिक्यूल्स काफ़ी दूर रहते हैं, और इसी के कारण उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक होता है, इसलिए गैस जो है वो फ्लो कर सकते हैं, लेकिन लिक्विड की तुलना में बहुत तेज़ी से फ्लो करते हैं। तो बहुत सारा प्रॉपर्टी है जो आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का लेक्चर बस यहीं तक होगा, तो इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको फ्लूइड नहीं बोलेंगे, लेकिन लिक्विड और गैस जो होता है फ्लो कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है, इसका शेप जो है और इसका वॉल्यूम जो है डेफिनेट है। कोई भी सॉलिड हो, मान लीजिए ये सॉलिड है, इसको हम कहीं पे भी रख देंगे तो इसका शेप जैसा है वैसा ही रहेगा, और इसका जो वॉल्यूम है वैसा ही रहेगा, ठीक है। लेकिन वही अगर लिक्विड का बात करेंगे तो लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है, मतलब 1 लीटर अगर लिक्विड है उसको कहीं पे रख दीजिए 1 ही लीटर आएगा, मतलब उसको ये नहीं कि वेपर में उड़ जाए, वेपर में उड़ जाए और कल को बोलिए देखिए सर 1 लीटर रखे थे और आधा लीटर हो गया, तो वैसे नहीं करना है, उसको वेपराइज होने नहीं देना है, ठीक है, उसको पैक करके रखना है। तो 1 लीटर लिक्विड को किसी भी बर्तन में रखिए, उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 ही लीटर होगा, लेकिन उसका शेप बदल जाएगा। तो लिक्विड का कोई अपना शेप नहीं होता, जिस बर्तन में रहेगा उसका शेप ले लेगा। अब उसको गिलास में रखिएगा तो गिलास का शेप हो जाएगा, सिलेंड्रिकल कोई बर्तन में रखिएगा तो सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा, गोलाकार में रखिएगा, स्फीयर में रखिएगा तो स्फेरिकल हो जाएगा। तो जिस शेप में रखिएगा उस शेप का हो जाएगा। तो लिक्विड का अपना कोई शेप नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गैस का बात करेंगे तो गैस भाई लिक्विड से भी अलग है। गैस का ना ही वॉल्यूम का आता पता है और ना ही उसका शेप का आता पता है। ना शेप का आता पता, मतलब शेप भी इनडिफिनिट है, और उसका वॉल्यूम जो है वो भी इनडिफिनिट है। मतलब गैस को अगर किसी बर्तन में रखिएगा तो उस बर्तन का जो वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम हो जाएगा गैस का। गैस का अपना वॉल्यूम नहीं होता, याद रखेंगे। 1 लीटर गैस को अगर 1 लीटर के बर्तन में रखिएगा तो उसका वॉल्यूम 1 लीटर होगा, और उसको आधा लीटर के बर्तन में रखिएगा तो उसका वॉल्यूम आधा लीटर होगा। 1 लीटर गैस को अगर 20 लीटर के बर्तन में रखिएगा तो उसका वॉल्यूम 20 लीटर हो जाएगा। क्या है कि गैस जो होता है फैलता है, एक जगह रहेगा ही नहीं, उसका मॉलिक्यूल्स पूरे बाउंड्री को टच कर लेगा। अब 4 को इधर हो, 5 को इधर हो, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा है, तो अलग अलग हो जाएगा, तो पूरा घूमते रहेगा, ठीक है। इसलिए गैस का वॉल्यूम और शेप दोनों इनडिफिनिट होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड में बात करेंगे तो शेप इनडिफिनिट होता है, लेकिन वॉल्यूम उसका क्या होता है, डेफिनिट होता है। ये सब बेसिक चीज़ है, ये आप ऑलरेडी जानते होंगे, तो कोशिश करेंगे कुछ नया चीज़ आप सीख जाए। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, लिक्विड का जो शेप होता है कंटेनर का जो शेप होगा वही होगा, और गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर का जो वॉल्यूम होगा वही होगा, ठीक है। अब आते हैं ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पर क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपको दे रहे हैं, थ्योरी भी दे रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको 1 लाइनर के फॉर्म में जितना भी क्वेश्चन आता है उस सारे चीज़ को हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज कराते जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। मतलब ये पढ़ लिए तो आपको 1 लाइनर, MCQ, कॉन्सेप्ट, थ्योरी, टोटल चीज़ आपको बताएंगे। ये नहीं कि कॉन्सेप्ट बता दिए और जो फैक्चुअल चीज़ जो पूछा जाता है एग्जाम में वो नहीं बता, सारा चीज़ आपको बताएंगे। टोटल जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस तरह पूछे जाएंगे, कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना, इस तरह पढ़िएगा तो आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगा। बहुत कम समय में आप समझ जाएगा। अब क्वेश्चन का लेवल हर एक एग्जाम में बढ़ रहा है और फैक्चुअल क्वेश्चन कम आ रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वही कर सकता है जो इस थ्योरी को पढ़ा हो। कहीं रटने वाला विधि धीरे धीरे देखिएगा समाप्त होने वाला है और सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। आप BPSC का जो पैटर्न है उसे आप
उसको देखकर समझ सकते हैं। और भी एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, सीटेट का हो या एसएससी का हो, सबका पैटर्न बदल रहा है। सब में अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे आपको स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ रटने से काम अब मेरे ख्याल से नहीं चलने वाला है। चलिए, तो दोनों काम करेंगे, समझेंगे भी, और जहाँ याद करना होगा याद भी करेंगे। तो समझेंगे तो याद रखना आसान होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सॉलिड लिक्विड गैस, अब हर एक मैटर लगभग तीनों स्टेट में आप उसको अदल बदल सकते हैं, ठीक है। उसको मेल्ट करके उसको लिक्विड में बदल सकते हैं, फिर उसको वेपराइज करके गैस में बदल सकते हैं। जनरली कुछ नहीं होगा, जैसे लकड़ी है तो वो मेल्ट नहीं होगा, सीधा वो पाउडर फॉर्म में चल जाएगा, ठीक है। तो होता है, लेकिन उसमें से भी कुछ गैस निकलेगा। तो देखिए, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो लिक्विड आएगा। क्यों लिक्विड क्यों हो रहा है? लिक्विड का मतलब हो गया मॉलिक्यूल्स दूर आ गए। तो किसी चीज़ को आप गर्म कीजिएगा, उसको हीट दीजिएगा, एनर्जी दीजिएगा, तो उसका मॉलिक्यूल्स दूर भागेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, जो कोई आदमी बहुत बोल रहा है या बहुत गर्मी दिखा रहा है तो हम लोग बोलते हैं पैसा का गर्मी हो गया, मतलब उसके पास एनर्जी आ गया, पैसा का एनर्जी आ गया। और एनर्जी आ गया तो एक जगह रहेगा नहीं, जो मन में आएगा वो बोलेगा, है कि नहीं। तो सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, उसको एनर्जी देंगे, तो उसका मॉलिक्यूल दूर भागेगा और लिक्विड में बदल जाएगा। और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को और एनर्जी देंगे तो और दूर चल जाएगा ना, वो क्या हो जाएगा? गैस फॉर्म में हो जाएगा। तो हीट करने से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जाएगा। उल्टा करते हैं, अब गैस बहुत दूर दूर है, अब उसको ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो मॉलिक्यूल्स नजदीक आएगा तो लिक्विड बन जाएगा। फिर लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा? सॉलिड में बदल जाएगा। और इसका बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते होंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आइस वाटर, बर्फ का अगर बात करेंगे, बर्फ को पिघला दीजिए, पानी बन जाएगा। पानी को फिर गर्म कर लीजिए, सॉरी ठंडा कर लीजिए तो बर्फ बन जाएगा। और पानी को गर्म कर दीजिए तो वेपर में बदल जाएगा। तो सिंपल एग्जांपल आप उसको देख सकते हैं। और भी होता है, जैसे लोहा को देख लीजिए, या सोडियम को, पोटासियम को, जो भी एलिमेंट है, ठीक है, उसको आप आसानी से तीनों फॉर्म देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपको ध्यान रखना क्या, देखिए, हम जब बात करेंगे गैसियस फॉर्म का, तो लिक्विड वाला जो होगा वो गैस में बदलेगा, और सॉलिड जो होगा मेल्टिंग होगा, मतलब उसका मेल्ट होगा, पिघलेगा, ठीक है। तो दो चीज़ पर हम लोग फोकस रखेंगे, क्या क्या? सॉलिड से अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड में बदल रहा है, कोई मैटर, तो उसको बोलेंगे, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? मेल्टिंग। और अगर कोई लिक्विड गैस में बदल रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपराइजेशन, ठीक है। वेपराइजेशन में वेपर में बदलना, वेपर में कौन बदलेगा भाई? सॉलिड नहीं बदलेगा, कौन बदलेगा? लिक्विड बदलेगा। और मेल्ट पिघलेगा कौन? तो सॉलिड बदलेगा, सॉलिड पिघलेगा, ठीक है। तो सॉलिड लिक्विड में मेल्टिंग और लिक्विड गैस में वेपराइजेशन। उल्टा ही, गैस को जब ठंडा करेंगे, कूल करेंगे तो लिक्विड बनेगा। तो कूल करना मतलब कॉन्डेंस करना, ठीक है। तो गैस से लिक्विड आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्डेंसेशन, या एक और वर्ड हम लोग यूज करते हैं लिक्विडिफिकेशन, मतलब लिक्विड बना दिए। फिर लिक्विड को और ठंडा करेंगे तो वो हो जाएगा सॉलिड, जिसको हम लोग बोलेंगे फ्रीज कर दिए, मतलब फ्रीजिंग बोलेंगे, या उसको हम लोग सॉलिडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको एक और वर्ड याद रखेंगे, फ्रीजिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विड से अगर हम सॉलिड में जा रहे हैं तो उसको सॉलिडिफिकेशन बोलिए, या फ्रीजिंग भी उसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिस पे क्वेश्चन आता है, सॉलिड डायरेक्टली अगर गैस में बदल, लिक्विड में बदले ही नहीं। तो कुछ ऐसे भी सब्सटेंस ऊपर वाले बनाए हैं जो सॉलिड में तो रहेगा, लेकिन वो लिक्विड में न बदल के सीधा किस में बदल जाएगा? गैस में। और गैस वाला कुछ ऐसा है, उसी का फॉर्म, गैस को जब हम ठंडा करेंगे तो लिक्विड में नहीं जाएगा, किस में बदल जाएगा? डायरेक्ट वो सॉलिड में बदल जाएगा। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। तो सॉलिड से गैस क्यों जाएगा? उसको सब्लिमेशन प्रोसेस बोलेंगे। सॉलिड डायरेक्टली जब चेंज होता है गैस में, बिना लिक्विड में बदले हुए, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और जब गैस वापस सॉलिड में बदल जाएगा बिना लिक्विड में बदले हुए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिपोजिशन। मतलब सब्लिमेशन उल्टा हो गया किसका? डिपोजिशन का। अब आपको क्या ध्यान रखना है? सब्लिमेशन का एग्जाम्पल, बहुत क्वेश्चन आता है इसमें। तो नैप्थलीन, आयोडीन, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड, ये सभी एग्जाम्पल है सब्लिमेशन का। इस सब को बोलेंगे सब्लिमेट। सब्लिमेट मतलब एज ए सॉलिड जो सब्लिमेशन प्रोसेस करता है उसको हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेट, ठीक है। तो और भी एक एग्जाम्पल बता, जैसे बाथरूम में या व्हीकल्स में जो हम लोग यूज करते हैं, रूम फ्रेशनर या व्हीकल्स फ्रेशनर, ठीक है। तो देखिएगा सॉलिड फॉर्म में होगा, और वो सॉलिड सीधा बदल जाता है किसमें? वो गैस में चेंज हो जाता है, वो लिक्विड में नहीं बदलता है। या ओडोनिल, ये सब जो बाथरूम में यूज करते हैं, ये सबको देखिए सीधा गैस में मिक्स हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा, लिक्विड में नहीं बदलेगा, सीधा गैस में बदल जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्पल किसका है? ये सभी एग्जाम्पल है किसका? सब्लिमेशन का, ठीक है। अब कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वही फ्रीजिंग पॉइंट होगा, दोनों लगभग सेम होगा, मतलब सेम ही होगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा। जैसे वाटर का ले ले, तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। मेल्टिंग पॉइंट कितना हो? 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? अब 0 डिग्री पे वाटर भी एग्जिस्ट करेगा और आइस भी एग्जिस्ट करेगा। अब 0 से ऊपर बढ़ाइएगा तो धीरे धीरे वो किस में बदलने लगेगा? लिक्विड में, मतलब पानी में।
और उसको जब ठंडा कीजिएगा तो वो 0 डिग्री से नीचे आने लगेगा, तो किस में बदलने लगेगा, पूरी आइस में हो जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री पे दोनों एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड भी और सॉलिड भी, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट थोड़ा ध्यान रखना है। अब मेल्टिंग पॉइंट MP, फ्रीजिंग पॉइंट FP, बॉइलिंग पॉइंट BP। अब ये सब क्या है उसको समझ लीजिए। मेल्टिंग पॉइंट बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, वह टेम्परेचर जिस पे सॉलिड चेंज होने लगता है किस में, लिक्विड में। फ्रीजिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिस पे लिक्विड चेंज होने लगता है किस पे, सॉलिड में। बॉइलिंग पॉइंट वह टेम्परेचर जिसमें लिक्विड चेंज होने लगता है किस में, गैस में। ठीक है, तो लिक्विड जब गैस में बदलने लगेगा तो उस टेम्परेचर को, उस कांस्टेंट टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। अब ध्यान रखें, किसी भी सब्सटेंस के लिए मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है अगर वो प्योर है तब, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है, एकदम प्योर है, तो उसका तीनों जो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, तीनों फिक्स होगा। अब इम्प्योर के लिए क्या होगा वो हम आपको आगे बताएंगे। इम्प्योर अगर आ जाता है, उसमें कुछ अशुद्धि इम्प्योरिटीज को मिला देते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस सब पे। या अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जो दुनिया में हम लोग देखते हैं, इसको निकालते हैं, जैसे आयरन का इतना है, इसका इतना है, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब हम लोग लेते हैं 1 atm प्रेशर, मतलब प्रेशर को फिक्स रखते हैं। 1 atm प्रेशर पे बात करते हैं। 1 atm प्रेशर से ऊपर जाएंगे तो ये सब वैल्यू बदल जाएगा, उसके नीचे आएंगे तो भी ये वैल्यू बदल जाएगा। कैसे बदलेगा हम डिस्कस करेंगे बाद में। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग जो बात करते हैं जनरली, जो हम लोग याद करते हैं या सुनते हैं, ठीक है, वो एक्चुअली कितना प्रेशर पे होगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जो हम लोग का प्रेशर है यहाँ पे नॉर्मल। ठीक है, हम लोग के ऊपर जो प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब मेल्टिंग का एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, मेल्टिंग को एक और शब्द से जाना जाता है, घबराना नहीं है, फ्यूजन। मेल्टिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट समझ गए। तो बॉइलिंग पॉइंट किसके लिए होगा, लिक्विड के लिए, लिक्विड ही बॉयल करेगा। अच्छा, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट किसके लिए होगा, तो सॉलिड ही मेल्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो ये सब का टेम्परेचर फिक्स होगा एट ए गिवन प्रेशर। ठीक है, एक फिक्स प्रेशर पे। ठीक है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो दोस्तों, पूरा आशा है मैं यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा और इंग्लिश मीडियम के ही स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी देख रहे हैं तो घबराए नहीं, आपके लिए भी हम हिंदी में बहुत जल्द लाएंगे। तो डियर फ्रेंड्स, आपसे बस एक ही हम चीज़ चाहेंगे, CBSE के अगर हैं इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप जानते हैं CBSE के लिए, मतलब इंग्लिश मीडियम के लिए स्टडी मटेरियल बहुत ही कम है और बहुत लोग बनाना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम है और दूसरा चीज़ जो है CBSE में थोड़ा सा मेहनत भी अधिक करना पड़ता है, इसीलिए बहुत लोग इसका स्टडी मटेरियल नहीं बनाते हैं। लेकिन हम भी इसे बच रहे थे, लेकिन हम भी एक CBSE के स्टूडेंट रह चुके हैं और जो भी प्रॉब्लम आपके साथ है वो हम भी झेलें, इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं जो CBSE के लिए जो दिक्कत है, इंग्लिश मीडियम के लिए जो दिक्कत है साइंस में, उस दिक्कत को हम सॉल्व कर सकें और आपका जो साइंस में जो प्रॉब्लम है, जो लेवल है, उसको हम मजबूत कर सकें। तो आई होप आप अगर CBSE के होंगे तो इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और निश्चित ही भरोसा रखिए, यह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी चीज़ आप सीखें, घबराए नहीं, यहाँ पे आपका सब चीज़ अच्छा होने वाला है और मैं कोशिश करूँगा रेगुलर एक वीडियो डालूँ। ठीक है, जिससे आपका एक रेगुलरिटी, कंसिस्टेंसी बना रहे और आपको अच्छा से अच्छा समझ में आए और इंटरेस्ट भी साइंस में जगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी का अगला पार्ट हम करेंगे और एक टॉपिक में हो सकता है 2 वीडियो आ जाए, कभी 3 वीडियो आ जाए, या छोटा टॉपिक होगा तो 1 वीडियो में भी कंप्लीट हो सकता है। उसके लिए आप घबराएं नहीं, छोटा छोटा वीडियो अभी ला रहे हैं, क्योंकि हमको भी इसको पूरा करने में थोड़ा समय लगता है और आप भी देख रहे हैं कोई मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। इसको पूरा लिखना है और इसको समझाना है और इसका हम PDF बना सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास उतना रिसोर्स नहीं है जिससे इसका PDF हम तैयार कर सकें। नहीं तो जब रिसोर्स मेरे पास आ जाएगा तो आपके लिए हम पूरा जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं उसका हम PDF भी आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपका जो सीखने का जो टाइम है वो बचेगा और आपका दिमाग में PDF के द्वारा आप जब रिविजन करेंगे तो वो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में रहेगा और यह काफ़ी आपको फ़ायदा भी पहुँचाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।